Hello student, good morning. Welcome to DK classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हद तक हमने क्या किया हुआ बेटा, अब तक मोस्ट ऑफ द उस चैप्टर्स के जो आपके सारे क्वेश्चन थे हमने उसको मिनिमम देख लिया। उसमें अकॉर्डिंग जो भी आपको था एनसीईआरटी के उसको हमने डिफाइन कर लिया या फिर स्टडी कर लिया, तो वो सब हमने डिस्कस किया हुआ। अब हमारा लास्ट लेक्चर जो था, हमारा जो लास्ट लेक्चर हम फिनिश किए हुए थे, लेक्चर नंबर 15, आज 16 लेक्चर नंबर है, उसमें हमने आपको देखा हुआ था, उसमें हमने 16 लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ था। आपको एनसीईआरटी का अगर लिया जाए तो हमने डिस्कस किया हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमने ये देखा, अगर रिकॉल करें फिर से कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता था, तो हमने ये देखा डबल फर्टिलाइजेशन में कि आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि आपको क्या होता है, जर्मिनेट करता है क्या, पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है। और जब पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हो जाता है तो वहां पे फॉर्मेशन होती है पॉलन ट्यूब की। वो देखा था, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होता है और पॉलन ट्यूब मूव करते हुए कहाँ पे पहुंचती थी, आपको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स में एंट्री करती थी। मोस्ट ऑफ द केसेस किसमें किस तरह से एंट्री करती थी, तो माइक्रोपाइलर से, ठीक है, माइक्रोपाइलर से एंट्री करती थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आपको जैसे ही वो एंट्री की तो वो आपको एंट्री कर जाती है फिर कहाँ पे, एम्ब्रियो साइट में। ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो साइट, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो साइट पाया जाता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो साइट क्या होता था कि एम्ब्रियो साइट मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को अगर देखा जाए तो आपको 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होती थी। हमने पहले भी डिस्कस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता था। अब कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है कि उसमें कि जैसे ही वो फ्यूज किया तो हमने देखा था कि 7 सेल क्या क्या थी, 3 ऊपर थी जो एंटीपोडल सेल थी, आपको 3 नीचे थी जिसमें से 2 आपको अगल बगल की जो किनारों पे थी वो सिनर्जिस्ट थे, और बीच में आपको एक्स सेल था, ठीक है, बीच में आपको सेंट्रल सेल था। तो 3 3 6 1 7 सेल था। न्यूक्लियस क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक जगह मिडिल पार्ट में पाया जाता था, वहां पे होता था। तो हमने फर्टिलाइजेशन के दौरान देखा ये डबल फर्टिलाइजेशन। जनरली डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉमन मोस्ट इवेंट्स इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन आपको क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वहां से हमने आपको खत्म कवर किया था। अब उसी के आगे की इवेंट्स को हमको देखना है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट। तो अगर हम शुरुआत में आपको देखा जाए तो शुरुआत में आपको बता रखा हुआ था कि अगर इवेंट्स देखा जाए तो कभी हमने देखा है शुरुआत में हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे, वहाँ पे इवेंट्स के बारे में हमने जिक्र किया हुआ था। तो हमने बताया कि जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे वहाँ पे डिटेल देखेंगे। तो हमने इवेंट्स आपको बताया हुआ था कि 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स कौन से होते थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता था, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था वो क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम एंट्री कर गए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो आज का लेक्चर होगा वो आपका डिपेंड करेगा किस पे, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। क्लियर, देखेंगे अभी। फिलहाल ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, जो ब्लैक बोर्ड पे बनाया गया वो सब सारे हम समझा देंगे, ठीक है। सिर्फ अभी तक जो शुरुआत के मेरे लेक्चर्स होते हैं बेटा, उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको इंडिकेट करने के लिए आऊँगा तो मैं खुद हट जाऊँगा, आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने के टाइम अवेलेबल करा दूँगा ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो, फिगर आप अपने रफ कॉपी पे बना सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत करते हैं वहाँ से। तो हमने देखा ये सारे घटनाएँ घटित हुई। अब उसके लास्ट वाले स्टेज में हम चल रहे हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो उसमें आपको ये देखना है, शायद कुछ बोल रहे हैं आप कहोगे क्वेश्चन नहीं दिए, बोले दे रहा हूँ बेटा, भूला नहीं है, क्वेश्चन तो देने बिना आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला, सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ रहे हैं। तो हर बार की तरह फिर क्वेश्चन करता हूँ। पहली पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा था, ठीक है, सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें आपको फॉर्मेशन होता था किसका बेटा, पॉलन ट्यूब का। आपको बताना है सबसे फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ, ध्यान सुनिएगा,
फर्स्ट टाइम सबसे पहले पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब हुआ था तो उसकी स्टडी कौन से साइंटिस्ट की और किस सन में किया? सादा आपको लेक्चर में बता दिया होगा हमने, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉलन ट्यूब का जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, आपको सन के साथ आपको लिखना है कि किस सन में उन्होंने किया होगा। पहली पॉइंट। दूसरी बड़ी आपको टेक्निकल आपको क्वेश्चन करता हूँ, जैसे अगर वो पॉलन ट्यूब जब आपको बेटा जर्मिनेट करती है, देखा कि स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंचता है पॉलन ग्रेन, तो वहां पे जब जर्मिनेशन होता है, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन पहुंच चुका होता है, तो वहां पे जर्मिनेशन होता है। जैसे जर्मिनेशन होता है पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, क्योंकि आपको जानते हो जो सेंट्रल सेल होती थी जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते थे, वो वेजिटेटिव सेल का ही क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, या फिर एग्जिस्टेंस होता है, या फिर वो आपको बाहर ग्रोथ कर जाती है, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ? वो सारे हमने क्वेश्चन देखा होगा। जब वो बढ़ जाता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको देखा होगा कि वेजिटेटिव का न्यूक्लियस जो होता है वो आपको पॉलन ट्यूब के टिप पे होता है। याद है ना कि पॉलन ट्यूब के टिप पे आपको क्या पाया जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। उसी को हम बोलते हैं बेटा ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमने वर्ड यूज किया हुआ है। ट्यूब न्यूक्लियस के मतलब होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसी कहा जाता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो सबसे आपको टिप पे पाया जाता है, सबसे अपर सरफेस पे पाया जाता है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाता रहता है। तो हम देखेंगे उसको क्लियर लेक्चर में दिए हुए। फिर उसके ऊपर आपको क्या होती है, जनरेटिव सेल आती है। जनरेटिव सेल जैसे ही पॉलन ट्यूब में एंट्री करती है उसमें माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के उपरांत उसमें दो सेल फॉर्म होती है और वही सेल आपको क्या कहलाती है, मेल गैमेट्स कहलाती है। क्लियर हो गया? अब वो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट हुआ, जो पॉलन ट्यूब के साथ आपको मेल गैमेट है और फिर वो एक जायन है, तो उसको हम कहते हैं मेच्योर पॉलन ग्रेन। तो हमने ये बता रखा हुआ कि मेच्योर जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आप बताएंगे, क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, मेच्योर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उस कितने सेल स्टेज के होते हैं। क्लियर हुआ? सारे ने कभी भी पूछा भी होगा, लेकिन फिर से आप रिपीट करोगे, क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। फिर तो आपको याद रखना है कि मेच्योर पॉलन मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत किया होता। मेच्योर क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कितने सेल स्टेज का होता है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछिए। ठीक, दो क्वेश्चन है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर आ जाएगा, और सारे क्वेश्चन से सबसे टफ भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम कहें लेजर लाइट्स के द्वारा, ठीक है ध्यान सुनिएगा, अगर हम लेजर लाइट्स के द्वारा उस पॉलन ट्यूब को बेटा क्या करें, हम नष्ट कर दें। अगर हम पॉलन ट्यूब को ही क्या करें, नष्ट कर दें लेजर लाइट के द्वारा, तो क्या आपको क्या होती है, क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, या फिर क्या आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, वो आप लिख के भेजिएगा। एक दो लाइन लिखना पड़ेगा, आप लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा आपका। आपको देखना चाहते हो कि आप क्या थॉट रखते हो। यदि आपको पॉलन ट्यूब नहीं होगी, उसको लेजर लाइट से हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब क्या घटना हो सकती है, या फिर किस कंडीशन में आ सकता है, या उससे क्या डिसएडवांटेज प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहला था उसमें का। उसी से क्वेश्चन दूसरा है, मान लीजिए मैं पॉलन ट्यूब को नष्ट नहीं किया लेजर लाइट से, हम ट्यूब न्यूक्लियस को, ध्यान रखिएगा, ट्यूब न्यूक्लियस को या वेजिटेटिव न्यूक्लियस को क्या करें, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेजर लाइट से, तब क्या आपको क्या होता है, प्रभाव पड़ सकता है उसमें। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के सारे मेथड में पढ़ा हुआ है आपने, सारे क्वेश्चन में दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको थे, सॉरी 3 या 4 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और ले लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है, चौथा पॉइंट, कि हमने कल देखा था हमने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था। ये क्या हुआ था कि आपको इंसाइड हमने ये देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन एंड हमने देखा था बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो अब आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पॉलिनेशन हो जाता है, तो क्वेश्चन आपको नोट करना है कि जो आपको पॉलन ट्यूब होती है वो एंट्री करती है किसमें, ओव्यूल्स में। ओव्यूल्स में वो कितने टाइप से एंट्री कर सकती है, जैसे मोस्ट आपने तो माइक्रोपाइलर रीजन से करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। यदि माइक्रोपाइलर रीजन से आपको एंट्री करता है ओव्यूल में,
यदि इंटरव्यूमेंट से करता है तब क्या कहेंगे, और यदि आपको क्या होता है चैलेंजर लिंक से करता है तब क्या कहेंगे। इन तीनों के लिए आपको हमने क्वेश्चन का आंसर भी शायद हमने बहुत सारे आपको आसान कर दिया कि 3 टाइप से एंट्री कर सकते हैं, उन तीनों टर्मिनोलॉजी के नाम लिख भेजने हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन से आपको इतने रहे बेटा कि क्या क्या क्वेश्चन थे। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स पे आते हैं। आपका लेक्चर्स आपका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फिर स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, उसके स्ट्रक्चर पढ़ने और इवेंट्स पढ़ने। तो इंसर्ट में एक लाइन में लिखा है, सिंपल सी बात है कि फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होते ही क्या होता है कि आपको क्या होता है, जो एम्ब्रियो हुआ आपको जाइगोट बनेगा। जाइगोट के उपरांत हमने बताया था आपको इंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? क्लियर है कि ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म बनता है और एक सेल से जब फ्यूजन करती है मेल गैमीट तो आपको क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो इंडोस्पर्म होता है आपको कितने यन होता है कि 2 यन होता है कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड कैसा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप भेजिए। जाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, वो भी लिख भेजिएगा, जाइगोट लिख के उसके डैश देके लिख दीजिएगा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। इंडोस्पर्म लिख के उसके डैश देके लिख भेजिएगा कि आपको हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, वो आपको बता दें। नहीं आएगा तो बेटा मैं हूं ना, मैं तो आपको क्लियर बता दूंगा, समझा दूंगा। तो ये चीजें हुई कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान सुनिए, हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सारे क्वेश्चन हमने आपको दे दिए। अब आपको क्या होगा कि जैसे डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है प्राइमरी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जिसको हम बोलते थे बेटा PEN बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? PEN बोलते थे। PEN को मतलब होता है, फुल नेम होता है उसका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो और उसका डेवलपमेंट, और फिर क्या होता है आपको जाइगोट जो बना हुआ है एक के फ्यूजन से बना हुआ मेल गैमेट और एक जो फ्यूजन किए हुए हैं उसके फ्यूजन से बना हुआ है, तो उसके दौरान आपको क्या बनता है, जो जाइगोट उसके डेवलपमेंट और प्लस आपको ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम क्या होता है ओव्यूल एंड द ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट एंड दिस टर्म and this method, this events is includes the post fertilization events। ये सारी जो घटनाएं घटित होती है वो आपको इंक्लूड की जाती है, किसके अंतर्गत आपको आती है, तो आप बताओगे किसके अंतर्गत, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत। क्लियर हो गया क्या क्या घटनाएं थी आपको? ये मिला पहला एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, आपको ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन एंड ओव्यूल से सीड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं। इन सारी घटनाएं जो घटित होती हैं वो आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत। इसी घटनाओं को देखना पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्या होता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लास्ट स्टेज में ही समझो चल रहे हैं, 1-2 लेक्चर और बचे होंगे क्योंकि बेटा बड़ा बड़ा लेक्चर लेना होगा तो आपके सारे में बहुत कुछ चीज़ें बची हुई है, लेकिन आपको शायद आपको लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक है, फिर आपको देखते हैं कि कहोगे सर कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। जब ये फ्यूजन की बात आ गई तब आपको ये लिख भेजना है, बताना है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान और ट्रिपल फ्यूजन के दौरान कितने न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। आपको न्यूक्लियस कितने पार्टिसिपेट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी न्यूक्लियस पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान आपको कितने न्यूक्लियस आपको क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या फिर भाग लेते हैं, वो आपको लिख भेजते हैं। क्लियर हो गया? तो इतने क्वेश्चन आपको आज के लिए आते हैं। जब उसका डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कंडीशन क्या हुआ बेटा, आपको सबसे ऊपर वाली कंडीशन में जैसे होता है तो हमने कहा कि आपको जो जाइगोट होता है वो कुछ टाइम में आपको रेस्टिंग पीरियड में पाया जाता है। रेस्टिंग पीरियड में कुछ टाइम तक आपको जाइगोट होता है क्योंकि उसके बाद जो आपको इंडोस्पर्म जो ट्रिपल फ्यूजन है उसमें आपको माइटोटिक डिवीजन होने लगता है। उसमें जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो डिवाइड करके आपको क्या होता है, बहुत सारे हाउ मेनी टाइप्स की सेल्स आपको इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस के उस न्यूक्लियस के कई सारे सेल्स बनते रहते हैं और जनरली वो बना लेता है क्या, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो आपको कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स में। वही सेल्स तो आपको इंडोस्पर्म बनाती है, सेल्स में तो कन्वर्ट होगा।
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपको प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म जो सेल्स होती है, शुरुआती जो सेल्स होती हैं, वो हमेशा क्या होंगी बेटा, माइटोटिक डिवीजन में भाग लेंगी, वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहती है और नंबर्स को अपने बढ़ाती रहती है। और उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, अधिक मात्रा में भरा रहता है, क्योंकि वो बेटा आपको प्रोवाइड कराती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, एम्ब्रियो साइट को या फिर जाइगोट को, क्योंकि जाइगोट जैसे ही पार्टिसिपेट करेगा माइटोसिस डिवीजन में तो उसको हाई एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें माइटोसिस बार बार होता रहता है, कंटिन्यूअस होती रहती है, वो कंटिन्यूअस माइटोसिस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट में आपको क्या बन जाता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो बनने, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की घटना में आपको हायर क्लास की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, फूड की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। इसी वजह से जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स होती है वो आपको पहले डेवलपमेंट करती है, अर्थात इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है, आपको एम्ब्रियो साइट का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है, कुछ समय बाद, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ समय बाद स्टार्ट होता है। जाइगोट कुछ रेस्टिंग पीरियड में क्यों रहता है, तो उस दिन भी हमने लेक्चर में बताया था लास्ट पॉइंट में, क्योंकि क्या होता है, उसको रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए, पहले वो फूड मटेरियल को अपने तैयार करके रख लेता है, ठीक है, ताकि वो जब जाइगोट आपको डिवाइड करना स्टार्ट करे तो उसको एनर्जी की कमी ना हो, रिक्वायरमेंट जितनी भी रहे वो आपको इंडोस्पर्म देता है। तो आपको ये पहला पॉइंट आपको याद हुआ कि इंडोस्पर्म जो होता है वो ध्यान रखना है, इंडोस्पर्म आपको पहली लाइन एनसीईआरटी कर देता हूँ, इंडोस्पर्म पढ़ना आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आपको इंडोस्पर्म। आज का लेक्चर सिर्फ इंडोस्पर्म होगा, डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंफर्म मिल जाते हैं बेटा, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, नीट में, एंक में, जिपमर में, कहीं ना कहीं आते हैं, बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं। अब आपको देखना है इसमें कि कंडीशन हमने ये देखा बताया कि आपको पहली लाइन भी एनसीईआरटी पढ़ो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, जो हमने लेक्चर्स में बताया, लिखा हुआ है क्या कि आपको इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वाई लिखा हुआ है, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वाई कह रहा है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और क्यों होता है, क्वेश्चन आंसर आपको शायद मिल गया, एनसीईआरटी जो लिखी है तो आपको पहले से पता है, जो हमने बताया था अभी लेक्चर में क्यों होता है पहले, ठीक। अब आगे एनसीईआरटी में हम आते हैं, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे लिखिए, देखिए प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड इज प्राइमरी फॉर्म टू ट्रिप्लर इंडोस्पर्म टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड द यूज फॉर द नरिशमेंट ऑफ द developing embryo. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. कहने का मतलब एनसीईआरटी बाद में पढ़ेगा आप सारे, अपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेक्चर के दौरान पूरा रहता है। तो अब क्या देखते हैं कि इंडोस्पर्म क्या करता है कि फाइनली क्या होता है, जो ये PEC होता है बेटा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स होती है, ये आप कह सकते हो, जो न्यूक्लियस हमने लिख दिया हुआ ये सी लिख सकते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो बनती है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, सॉरी PEN है तो यहाँ पे सेल बनेगी, ये ठीक है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपके जो सेल्स बनेंगी वो आपको क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होंगी। ट्रिप्लॉइड क्यों होंगी, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस था, आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बना था। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म आपको सेल्स जो होंगी वो ट्रिप्लॉइड होती है, उसमें 3 आपको क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड मतलब 3 न्यूक्लियस के बनने फ्यूजन के बाद बनते हैं इंडोस्पर्म, क्लियर हुआ। और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल अधिक मात्रा में पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, वो अधिक मात्रा में उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, और उसके बाद आपको क्या होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, अब देखना कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सिर्फ काम रहता है नरिशमेंट। तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको लिखा होगा बेटा, कोकोनट की बात आपको किया हुआ है, ध्यान रखा होगा। कोकोनट में आपने देखा हुआ है भाई, नारियल को देखा हुआ, नारियल को ऊपर कितना कठोर लेयर, उसके नीचे रेशेदार लेयर है ना, उसके नीचे बेटा क्या होती है, उसके नीचे आपको रेशेदार लेयर पाया जाती है, गैस पाया जाता है, बीच बीच में कुछ एयर साइड पाए जाते हैं, देखो ना, रेशा ऊपर कठोर लेयर होगा, उसके बाद नीचे लेयर्स होगी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा सा कठोर लेयर होगा, फिर उसके अंदर बड़ी सॉफ्ट लेयर होगी, और फिर उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पॉइंट क्या मिलती है, आपको लिक्विड मिलता है। जो हम खाते हैं, लिक्विड जो हम लेते हैं बेटा, नारियल के अंदर जो लिक्विड होता है और जो व्हाइट कलर का मिलता है वो क्या होता है,
इंडोस्पर्म, दैट इज द इंडोस्पर्म, वह इंडोस्पर्म ही होता है। इंडोस्पर्म को हम खाते हैं, सीड को नहीं खाते। अगर आपको कहा जाए कोई नारियल का जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या होता है, इंडोस्पर्म हम होते हैं, इंडोस्पर्म को हम खाते हैं। अब ध्यान रखना है कि इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म, उसमें आपको किस टाइप का इंडोस्पर्म होता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड वाला जो पाम होता है जो हम खाते हैं, जो कच्ची गरी खाते हैं ना नारियल का, वो से कहते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी हार्ड कवरिंग होती है, वो सीड कहलाती है। उसके ऊपर आपको देखेंगे क्या होता है कि आपको जनरली क्या पाया जाता है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, जो सबसे ऊपर नारियल के सारे पार्ट को बता दूं, फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, आप देख के ना देख सकते हो। ऊपर का नारियल का सबसे पार्ट जो होता है उसको कहते हैं इक्जोकार्प, ठीक है, क्या कहते हैं, इक्जोकार्प। उसके अंदर का जो पाया जाता है उसको कहते हैं मीजोकार्प, उसके अंदर थोड़ा सा। और मीजोकार्प इसलिए कहा जाता है, वो बीच वाला पार्ट जो होता है ना, जनरली क्या होता है कि वो रेशेदार होता है, उसमें एयर सैक पाए जाते हैं, बीच बीच में जगह रहती है खाली। क्यों रहती है, रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कंडीशन। ये नारियल की कंडीशन ऐसी क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा होगा नारियल के पेड़ जहाँ पे मिलते हैं समुद्रों के किनारे बहुत मिलेंगे, केरल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, अदर जगहों पे देखोगे तो वहां पे स्टेट में आपको देखोगे जैसे ही नारियल गिरता है किनारे जाता है पानी में, तो पानी में डूबता नहीं है, डूबता है इसलिए ना, वो तैरते हुए किनारों पे लग जाता है, वहां पे फिर जर्मिनेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि वो तैरता क्यों, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि वो मीजोकार्प की वजह से ही, मीजोकार्प में आपको टिश्यू आपको क्या होती है, कॉम्पैक्टली नहीं आपको बंधी रहती, उसमें आपको सैक पाए जाते हैं, उस सैक की वजह से वो नारियल डूबने नहीं पाता है, हल्का होता है, क्लियर बात। तो उसके कंडीशन क्या हुआ, वो तैरता हुआ किनारों पे लग जाता है, और जैसे उसकी इन्वायरमेंट आती है वो आपको जर्मिनेट कर लेता है, किनारे पे आके डूबने से बच जाता है, और वो सड़ने से भी बचाता है उसके अंदर, क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट आपको नारियल के देखा, हमने नारियल का वो भी देखा, वो हम खाते क्या है, इंडोस्पर्म, याद भी हो गया आपको। अब आपको चलते हैं कि इंडोस्पर्म को हमने देख लिया, अब एनसीईआरटी में वो टाइप्स आपको लिखा नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है इंडोस्पर्म का, कि वो आपको टाइप देखने हैं। थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन उसका नाम नहीं दिया था। अब आपको क्या कंडीशन है, सॉरी बेटा कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई थी, चलो आप कंटिन्यू करिए। इंडोस्पर्म के जो टाइप होते हैं वो आपको 3 टाइप्स को मेनली on the basis of the development of development of endosperm, it is the 3 types। ये 3 टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं हम बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नोट कर सकते हो। दूसरा नोट करवा भी देंगे, फिगर में भी दिया, उसी के बारे में बताना है। तीसरी पॉइंट आपको लिखनी है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हुआ पहला। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हैलोवियल एंडोस्पर्म। और थर्ड वाला पॉइंट याद है, फॉर द जिपमर एंड एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हैलोवियल का, वो पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नाम लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, उसकी लाइन समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें देखते हैं हम आपको कि वो सारे तीनों के तीनों एंडोस्पर्म क्या होते हैं, किस कौन से पौधे में पाए जाते हैं, किस एंजियोस्पर्म में आपको पाए जाते हैं, वो सारे देखेंगे, देखिएगा। तो हम आपको ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंडोस्पर्म का पहला स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हो वो बेटा आपको डेवलपमेंट है। देखिए जैसे इंडोस्पर्म हुआ, ये आपको मान लो बेटा ये आपको एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है। यहाँ पे पीएनपी उससे पहले डेवलपमेंट हुआ है इसका, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ये डेवलपमेंट किया। देखो माइटोटिक डिवीजन, 2 डिवीजन हुआ, 2 से 4 होगा, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 एंड सो ऑन, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। मेनी नंबर्स ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम पीईएम, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म से बहुत सारी सेल बनती है, और वो सेल के पास ढेर सारे फूड मटेरियल, देखो ये सेल फाइनली आपको ढेर सारी सेल बनी। ये आपको जो बीच में दिख रहा है ये क्या अभी पड़ा हुआ बेटा, एम्ब्रियो, ठीक, ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ, ये एम्ब्रियो आपको पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे इसके बाद आपको क्या हुआ, एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होने लगता है, जनरली आपको स्टार्ट हो जाता है।
जैसे जैसे उसको सीड का प्रोसेस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है न्यूट्रिशन का सोर्स, तो वो क्या करता है बेटा अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये हमने पहला डेवलपमेंट का आपको फिगर बनाया जो एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी का अगर डेवलपमेंट का देखेंगे तो हम आपको कुछ एनसीईआरटी के फिगर दिखाता हूँ, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्या बेटा, ये देखो एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा दिख रहा है ना, ये देख रहे हो, ये तो आपको इम्ब्रियो साइट का है जो हमने पूरा बनाया था डिस्पर्जन। यहाँ देखो जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल स्टेज दिखा रहा है, 2 सेल से देखो कितने सेल स्टेज बना और कैसे ग्लोबुलर इम्ब्रियो इस टाइप का बना ग्लोबुलर। फिर कैसे बना बेटा, ये हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो बना, ठीक है, इसके ऊपर का ये जो सस्पेंसर होता है, फिर उसके बाद ये रेडिकल्स होती हैं और ये क्या होता है कॉटिलीडर। देखो देखो रेडिकल्स, कॉटिलीडर्स और ये क्या है प्लीम्यूल। ये प्लीम्यूल इसलिए है जहाँ से आपको जर्मिनेशन होता है सीड का, ठीक है, जर्मिनेशन जहाँ से होता है सीड का उसको प्लीम्यूल बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट आपको याद रखिएगा, रेडिकल्स क्या होते हैं, फिर कॉटिलीडर ये है 2 कॉटिलीडर, और ये क्या है प्लीम्यूल्स है, और ये मैच्योर आपको क्या होता है एंडोस्पर्म को दिया गया, ठीक, एनसीईआरटी में आपको। तो एनसीईआरटी फिर से ध्यान रखिएगा क्या क्या रीजन आपको दे रखा हुआ बेटा एंडोस्पर्म में, प्लीम्यूल, रेडिकल और कॉटिलीडर, तीनों के तीनों नाम याद रखें। देखिए कहाँ पाया जाता है, ये सस्पेंसर हुआ, ये बेटा आपको यहाँ पे प्लीम्यूल हुआ, और इसके बाद आपको ये जो है कॉटिलीडर का फॉर्मेशन आता है। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी का, फिर से देख लीजिएगा, आपके दिया है कई बार, देखो ध्यान से देखो, नहीं समझ में आता फिर से आप बताएंगे तो बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वो पढ़ने आपको, लेकिन उतने अंदर तक आपको नहीं जाना। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। तो पहला हमने 2-3 टाइप्स के एंडोस्पर्म के बारे में हमने जिक्र किया हुआ है। पहली पॉइंट आपको नोट करेगा, पहला जो एंडोस्पर्म था वो था न्यूक्लियर। दूसरा जो है वो टाइप्स आपको कौन सा है, सेलुलर, ठीक, सेलुलर होता है। तीसरा जो टाइप्स है बेटा वो है हैलोबियल, ठीक, हैलोबियल है। तो ये 3 टाइप्स के आपको हमने बता रखे हुए कि 3 टाइप्स के आपको एंडोस्पर्म होते हैं, कौन कौन से, आपको तीनों हमने बेटा लिख दिए हुए हैं, वो आप क्लियरली नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये फिगर दिया हुआ है, समझने के लिए ये फिगर बनाएंगे, एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि सारे सारे तीनों क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको टफ है नहीं बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो क्या क्या है कि पहला हम देखेंगे न्यूक्लियर के बारे में। यदि आपको एंडोस्पर्म, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर का बता रहा हूँ, पहला हम समझते हैं न्यूक्लियर के बारे में, ये फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर के बारे में हम समझते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है उसको देखेंगे। तो फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये होता है बेटा, यदि एंडोस्पर्म जनरली रिपीटेडली आपको इमीडिएटली क्या होता है वो बेटा डिवाइड करने लगता है उसका न्यूक्लियस, और वो जनरली उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है जब, तो उसमें कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वो क्या होता है फ्री न्यूक्लियस का बार बार आपको इमीडिएटली या रिपीटेटिव लगातार डिवीजन होता रहता है, और जब डिवीजन हो जाता है तो फाइनली क्या होता है एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर सारे आपको थाउजेंड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक, समझ में आया। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको हमने बताया कि ये जो एक एंडोस्पर्म है ये डिवाइड किया तो देखो 2 न्यूक्लियस बना, तो ऐसा नहीं कि सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, ये फ्रीली बिल्कुल क्या होता है रिपीटेटिव, फिर ये भाग लेगा माइटोसिस में, न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसका, फिर देखो ढेर सारे नंबर में ऐसे करके थाउजेंड्स नंबर्स आपको बन जाएंगे, और फाइनली फिर जाके आपको सेल वॉल का एक फॉर्मेशन होता है, और वो क्लस्टर बन जाएगा, बिल्कुल सेल कोई भी नहीं रहेगी उसमें, फ्री न्यूक्लियस रहेंगे। इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द, ध्यान रखिएगा, उस टाइप के हम बोलते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और ये क्या होता है कि न्यूक्लियो एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म एंड मोस्टली फाउंड इन द पॉलीपेटली फैमिली में, या पॉलीपेटली में सबसे ज्यादा है क्या होता है एंडोस्पर्म पाया जाता है, कौन, फ्री न्यूक्लियर वाला पॉलीपेटली में पाया जाता है। तो पॉलीपेटली का हमने एग्जांपल आपको इसके आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, फ्री न्यूक्लियर का एग्जांपल आपको क्या है, पॉलीपेटली, पॉलीपेटली इसका एग्जांपल होगा बेटा, फेमस एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स नोट डाउन मैंने किया वो ध्यान रखिएगा, कॉटन,
एंड जीमेज एंड कैप्सुला। ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल क्या हमने दिया, कॉटन बेटा होता है, इसमें आता है जीमेज एंड कैप्सुला, नाम नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर इसमें आपको कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो आप बताओगे किसको बेटा, कि आपको फ्री लिविंग टाइप्स का एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन इन क्या होता है, पॉलीपेटली में पाया जाता है। पॉलीपेटली में पाया जाता है आपको कौन, कॉटन में पाया जाता है, जीमेज में पाया जाता है एंड कैप्सुला में पाया जाता है। क्लियर हो गया, पहला हमने देख लिया। जो भी हम बेटा आपको बता देते हैं उसको रिमूव करें, एक बार फिर से देख लो कि फ्री लिविंग में आपको क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, विदाउट सेल फॉर्मेशन एंड रिपीटेडली कंटीन्यूअस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवीजन जो होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा वो कंटीन्यूअस क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस डिवीजन होता रहेगा। क्लियर हो, तो उसको कहते हैं, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फ्री लिविंग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ, एग्जांपल में कॉटन, जीमेज एंड कैप्सुला हो गया ना, रिमूव करें, क्लियर। इसको हमने पढ़ लिया, ये पॉइंट खत्म। दूसरा नंबर 2 पे, ये मान लो नंबर 2 ये नंबर 3 का, सबको बताते चलेंगे, क्लियर रहेगा। इसमें क्या देख रहे हो बेटा कि ये जनरली क्या होता है कि हमने इसमें एंडोस्पर्म को देखते हैं किसके बारे में, सेलुलर। देखिए इन द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। इसमें जैसे ही पहला आपको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डिवाइड करेगा बेटा, वो क्या होता है, उसमें आपको सेल वॉल का फॉर्मेशन क्लियर दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पे देख लो, उसमें हमने नहीं दिखाया था, इसमें 2 न्यूक्लियस जैसे बना, इसके बीच में सेल वॉल बनी, देख लो बेटा सेल वॉल, ये सेल वॉल। फिर आगे जैसे ही ये पार्टिसिपेट करेगा, ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, तो 8 बने, तो फिर आपको उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन, मतलब प्रत्येक डिवीजन के बाद आपको क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना निश्चित है, अर्थात एक एक सेल आपको क्लियरली दिखाई देगी। ठीक, तो इसलिए उसमें सेलुलर टाइप होता है, प्रत्येक न्यूक्लियस के पास एक सेल वॉल होगी तो एक सेल बनेगी, प्रत्येक न्यूक्लियस के पास एक सेल होगी तो उसको सेल बनेगी, तो वो सेलुलर टाइप का आपको क्या होता है, क्लस्टर बन जाएगा। तो इसलिए हम उसको कहते हैं क्या, सेलुलर। सेलुलर मतलब एक सेल की तरह, एक सेल की तरह बिहेवियर करेगा, तो उसको कहते हैं, इस टाइप को हम कहते हैं क्या बेटा, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेलुलर एंडोस्पर्म बोला जाता है। एंड सेलुलर एंडोस्पर्म के आपको एग्जांपल सिंपल से कह सकते हो, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म इन द कॉमन इन गैमेटोपेटली। ये किसमें पाया जाता है बेटा, तो सेलुलर टाइप का जो होगा, यहीं पे लिख लो, ये सेलुलर टाइप का जो होगा वो गैमेटोपेटली में पाया जाता है, गैमेटोपेटली। गैमेटोपेटली में पाया जाता है। और एग्जांपल्स इसके नोट कर सकते हो, गैमेटोपेटली के एग्जांपल्स कौन सिंपल है, तो पिट्यूनिया एंड धतूरा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिट्यूनिया एंड धतूरा। धतूरा जरा बहुत फेमस है। अगर पूछा जाए धतूरा में किस टाइप का आपको एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो आप बोलोगे किस टाइप का, सेलुलर। यही सब तो क्वेश्चन आपको एंथ में जिप में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मतलब 3 टाइप्स, 2 टाइप्स को हमने क्लियर कर लिया। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरी पॉइंट पे आते हैं, नोट कर लिया ना एग्जाम्पल, ठीक, रिमूव कर देता हूँ बेटा। आते हैं लास्ट वाले पे आते हैं हम, तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा जो है गौर ने लिखा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लिख सकते हो MCQ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया एंथ में और जिपमर के लिए। ये जिपमर में कई बार पूछा गया है, ठीक, ये जिपमर में कई बार पूछा गया बेटा। हेलोबियल के बारे में ध्यान से सुनिएगा, हेलोबियल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोबियल में क्या होता है, हेलोबियल टाइप का आपको कैसा होता है, कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ, या फिर कह सकते हैं इन द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएटेड बिटवीन द कह रहा है कि द एंडोस्पर्म इन the halobial type of endosperm development in the endosperm is in between the, पहला क्या बताया था, in between the free nuclear and cellular endosperm। कहने का मतलब ये है बेटा इसका कि आपको
इंटरमीडिएट का कह रहा है कि इंटरमीडिएट होता है किसका, जो हमने न्यूक्लियर का देखा जनरली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और जो देखा हमने क्या आपको सेलुलर देखा, उसी की ये बीच की संयोजक होती है, इनके इंटरमीडिएट का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या हाइलोबियल स्टोन इंडोस्पर्म। कैसे होता है वो देख लीजिए दोनों में, क्योंकि दोनों समझ लिया फ्री लिविंग में सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा था और उसमें सेलुलर का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि किसमें आपको सेलुलर वाले में न्यूक्लियस जैसे जितनी बार आपको माइटोटिक होगा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उतनी बार सेलुलर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इसमें क्या देखना, इसमें ध्यान से देखो, एक सेल है ये पहली बार आपको पार्शियली डिवाइड करेगा किस टाइप का, सेलुलर टाइप का। जैसे इसका न्यूक्लियर डिवाइड किया तो इसमें फॉर्मेशन हो गया कैसा बिहेवियर होगा, सेल वॉल का, देख रहे हो। और जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो ध्यान रखिएगा उसमें एक सेल बड़ी होगी एक छोटी, जो चैलेंजर इंड की होगी। ये चैलेंजर इंड, ये क्या होता है न्यूक्लियर इंड, माइक्रोपायलर इंड, ध्यान रखिएगा इसमें पायलर जो चैलेंजर इंड होता है, और इंडोस्पर्म में 2 चैम्बर आपको पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सेल वॉल हुआ 2 चैम्बर हुआ तो आपको चैलेंजर इंड वाली सेल एंड माइक्रोपायलर इंड वाली सेल, ये मान लीजिए माइक्रोपायलर इंड वाली सेल जो होगी वो छोटी होगी, और क्या कहते हैं चैलेंजर इंड वाली जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर साइज में होगी। अब कंडीशन क्या होगा, ये जो आपको क्या होता है चैलेंजर इंड और इसके अंदर, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये तो आपको फॉर्मेशन सेम टू सेम कैसा हो रहा है बेटा, सेलुलर टाइप का ना, जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फिर फर्दर क्या होता है, जब डिवीजन होगा तो फर्दर जब होगा तो उसकी जो सेल आपको डिवाइड में भाग करेगी, चैलेंजर इंड वाली जो पार्टिसिपेट करेगी आपको फर्दर डिवीजन में, तो उसमें आपको फ्री लिविंग न्यूक्लियस डिवीजन की तरह होगा। उसमें अब बार बार सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें देख रहे हो ये बड़े बड़े ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, तो वो बिहेवियर कैसे करी, फ्री लिविंग की तरह। फार्सेरी फर्स्ट टाइम आपको बिहेव कैसा कर रही थी, आपको सेलुलर टाइप का, और सेकंड टाइम आपको जब वो डिवाइड करती है तो किस तरह का बिहेवियर करती है, आपको क्या कहते हैं फ्री लिविंग की तरह। इसलिए इस टाइप के इंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइलोबियल इंडोस्पर्म बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिल गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नोट कर सकते हो हाइलोबियल टाइप का। तो हाइलोबियल में आपको क्या होता है, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हाइलोबियल का हम एग्जाम्पल्स आपको जनरली देंगे। हाँ ये ध्यान रखिएगा, सॉरी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो हमने क्या बोला, जो चैलेंजर इंड होता है, जो चैलेंजर इंड वाली सेल होती है वो आपको क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा कर दिया, चैलेंजर इंड वाली जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती, वो हॉस्टेरियम का काम करती है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो चैलेंजर इंड वाली सेल होगी, जब इंडोस्पर्म बनेगा जो चैलेंजर इंड वाली सेल डिवाइड करेगी, पहला डिवीजन होगा, तो चैलेंजर इंड वाली क्या होती है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकंड माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन भाग नहीं लेगी, और जो नीचे वाली सेल होगी माइक्रोपायलर वाली इंड की होगी वो आपको डिवाइड करेगी। तो चैलेंजर इंड वाली क्या करती है, चैलेंजर इंड वाली हॉस्टेरियम का काम करती है। हॉस्टेरियम वर्ड याद रखिएगा, चैलेंजर इंड वाली जो सेल होगी हॉस्टेरियम, नोट कर लिया, हॉस्टेरियम क्या होता है, ये हॉस्टेरियम, हॉस्टेरियम क्या होता है, सॉरी बेटा इसको ए लिखिएगा। हॉस्टेरियम जो होता है ये आप बता सकते हो सकिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, सकिंग ऑर्गन, ठीक है। ये आपको फूड सकिंग ऑर्गन, सॉरी लिख लो, कौन सा सकिंग, फूड सकिंग ऑर्गन। यही फूड को सक करके आपको प्रोवाइड करता है सेल को, डिफरेंट सेल को देता रहता है, सक करने का, फूड का सक करता है, बाहरी सेलों से न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है, देता रहता है, सक करके प्रोवाइड करवाता है, तो इसको कहते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लिख सकते हो, ये आपको नोट करेंगे। हॉस्टेरियम क्या होता है, सकिंग ऑर्गन कहते हैं, फूड सकिंग ऑर्गन, ये समझ में आ गया। हाइलोबियल, तो हाइलोबियल मिडिल पार्ट होता है, इसका एग्जांपल आपको लिख सकते हैं बेटा, तो ये आपको इसका एग्जांपल आपको मिलेगा बेटा, ये मोनोकॉटिलीडर में कहा जाता है, इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट लिखिए, एग्जांपल जो होगा मोनोकॉटिलीडर, मोनोकॉटिलीडर, देखो ना, एंजियोस्पर्म पड़ा हुआ है, डाइकॉटिलीडर है, मोनोकॉटिलीडर, तो मोनोकॉटिलीडर में मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलीडर जितने भी है उसमें किस टाइप का एंजियोस्पर्म पाया जाता है, तो आप बताओ किस टाइप का, हाइलोबियल टाइप का। ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, लेक्चर आपका इंडोस्पर्म का बिल्कुल क्लियर हो गया, समाप्त हो गया है। अब आपको हम थोड़ा सा आपको हार क्लास की बात बता देता हूँ, जो कभी कभी आपको जितमल में पूछता है, 5 मिनट और लेंगे बेटा आपका, और वो भी चीजें आपको बता देते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिकल व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट। पहला कुछ क्या होते हैं,
कुछ सम टर्म्स रिलेटेड टू द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ टर्म है, भाई नाम याद रखिएगा, ये नाम याद रखो, उसके बारे में कुछ जानकारी ले दो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला है रूमिनेंट इंडोस्पर्म, पहली पॉइंट, ये उसमें है नहीं, है तो होते कि आप कहोगे सर क्या ये टाइप्स है, नहीं है, टाइप नहीं होते। रूमिनेंट इंडोस्पर्म, इसको ध्यान सुनो, रूमिनेंट इंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म का टाइप नहीं होता है। उनमें सिर्फ आपको कंडीशन क्या मिलती है कि मैच्योर इंडोस्पर्म विद इरेगुलरली एंड अनइवन इन इट्स सरफेस इज कॉल्ड रूमिनेंट इंडोस्पर्म। क्या कह रहा है ये, मतलब वो क्या कह रही है, कह रहा है कि जो मैच्योर इंडोस्पर्म होता है वो इरेगुलरली होता है, कभी कभी इरेगुलरली होता है और अनइवन लेस होता है। जो जनरली क्या होता है उसका सरफेस पे, इस सरफेस, उसका सरफेस इरेगुलर होता है और उसको हम कहते हैं क्या, रूमिनेंट इंडोस्पर्म कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ जाओगे, नहीं समझ में आए तो कभी आपको सुपारी को देखा है बेटा, सुपारी लीजिए, देखो सुपारी बहुत मिलती है मार्केट में, उसको क्या करिए बीचों बीच से काट दीजिए, बीचों बीच से काट के देखोगे सुपारी को तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। मैंने मान लीजिए एक गोल सा है, सुपारी कट गया बीचों से, तो स्ट्रक्चर आपको कुछ हद तक मिलेगा ऐसे। भाई आप देख लो ना इस कभी सुपारी काट के, थोड़ा बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मैं तो वो समझाने के लिए बना रहा हूँ, बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, ठीक है, इसमें से कभी ऐसे नहीं रहता। देखो सुपारी में ऐसे रहता है ना, ये जो होता है थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, ये जो होता है ना ये डार्क कलर का होता है, और ये जो भरा रहता है, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। क्लियर हुआ? तो ये जो डार्क कलर का होता है यही तो आपको देखो इरेगुलर टाइप का है, बीच बीच में उभरा हुआ इंडोस्पर्म का जो सरफेस होता है इरेगुलर का, इसी को हम कहते हैं क्या, रूमिनेंट इंडोस्पर्म। तो इसका सबसे एग्जांपल अच्छा है किसका, आपको जो हमने बताया था। आप बेटा इसका एग्जांपल लिख सकते हो एनोनेसी एंड क्या होता है पाल्मी, एनोनेसी एंड पाल्मी कह सकते हो, जो आपको जिसको क्या कहते हैं सुपारी को, सुपारी को कह सकते हैं एनोनेसी, वो इसका एग्जांपल है। क्लियर हुआ? याद रहे, खाली आपको इंडोस्पर्म से रिलेटेड वर्ड याद रखने हैं, पूछे जाते हैं जिपमर में, एम में पूछा है, आपके इंटर लेवल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, खाली नाम याद रखो ताकि आगे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और जो बच्चे भाई पढ़ रहे हैं, इससे स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा कि रूमिनेंट क्या होता है, यानी ठीक है, उसके सरफेस इरेगुलर टाइप के रहते हैं इसलिए। दूसरी पॉइंट आपको देखिए मोज़ेक इंडोस्पर्म, दूसरा पढ़ना है क्या, मोज़ेक इंडोस्पर्म क्या होता है, इसको देखते हैं बेटा। मोज़ेक इंडोस्पर्म कह रहा है इन सम केसेस द टिश्यू ऑफ द इंडोस्पर्म इज नॉट होमोजेनियस बट दे आर पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, such type of endosperm is called mosaic endosperm. It was observed by the Weber 1919 in Geneva. क्लियर हुआ? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जिपमन के लिए कि ये मोज़ेक इंडोस्पर्म क्या होता है कि ये आपको नॉन होमोलॉगस होता है, जेनेटिक लेवल पे नॉन होमोलॉगस होता है, अर्थात जीन के लेवल पे बेटा ये नॉन होमोलॉगस होता है। इसके अंदर जो सरफेस होता है इंडोस्पर्म का वो आपको कलर्ड हो जाता है और डिफरेंट जेनेटिक लेवल पे कलर परफॉर्म करता है। और सबसे पहली बार ये मोज़ेक इंडोस्पर्म जो आपको डिराइव किया गया था, डिस्कवरी किए थे, वो किए थे वेबर, ध्यान रखिएगा, वेबर ने इसको प्रपोज किया था, साइंटिस्ट का नाम लिख लो, वेबर इन 1990। और किसमें किया था, इन जीमेज में किया था, जीमेज कौन में देखा था, जीमेज मक्का में, देखो मक्का को उठा लो बेटा, देखो नहीं हम लोगों के यहाँ मक्का वो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर वाली होती है, लेकिन और जो नेचुरल होती है बेटा उसमें देखोगे ढेर सारे, हमारे यहाँ ढेर सारे कलर मिलेंगे, उसकी देखो ना मक्का की जो